ग्राफ ड्रॉ कर लिया बेटा। पहला ग्राफ चेक करो। फर्स्ट ग्राफ में आपको वेरिएबल चेक करने हैं कि पी और वी का कर्व किस में आता है, बॉयल्स लॉ में। तो ये होगा बॉयल्स। पी और टी का कर्व अमॉन्टॉन्स। पी और वी के लिए बॉयल्स, वी और टी के लिए चार्ल्स। ठीक है, चेक करते हैं सही है या नहीं। अगर डायरेक्ट रिलेशन आता तो स्ट्रेट, इनवर्स आता तो हाइपरबोला। तो हमने ऐसे सीखा था भी, हम लिखेंगे एबीसी पी टी वी और एक एन कांस्टेंट है। तो पहले में पीवी इज इक्वल टू एन आर टी में से बताओ क्या क्या कटेगा, वी एंड एन आर। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अमाउंटन चेक करो, पी और टी का रिलेशन है, इनमें से कौन सा है, बी। रिलेशन डायरेक्ट है, डायरेक्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट आ रहा है, ये सही हो गया। सेकंड में फिर से लिखा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या क्या कट गया, टी और एन। इट मींस पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इनवर्स कौन सा रिलेशन है पी और वी का, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में आना तो चाहिए था पी और, ये आ गया हाइपरबोला, ये सही है ना, ये हो गया। आना तो चाहिए था हाइपरबोला, लेकिन इसमें पी और वी का स्ट्रेट कर रखा है तो 1/n कर दिया। तो आपको बताया था कि अगर उल्टा कर दें, पी और वी का आना चाहिए था हाइपरबोला, लेकिन अगर वी की जगह 1/v कर दें तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो समझ आ रहा है। तो फिर इसका स्ट्रेट क्यों हो गया, क्लियर है। तो फिर ये दोनों सही होंगे, ये भी बॉयल्स है ये भी बॉयल्स है, लेकिन दोनों में चेक कर लो दोनों सही है, क्योंकि पी और वी का इनवर्स रिलेशन था। इनवर्स के लिए हाइपरबोला सही है, लेकिन अगर पी को 1/v कर देंगे तो फिर हाइपरबोला का क्या बन जाता था, स्ट्रेट लाइन। याद है ये चीज, कर्व उल्टी हो जाती थी। क्लियर है, आगे चल रहे हैं। अमाउंट और मैच हो गया, ये रह गया चार्ल्स। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या क्या कटेगा, पी एन आर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वी और टी चार्ल्स है, चार्ल्स में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था वी और टी का। टी का स्ट्रेट लाइन है, लेकिन 1/n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये भी सही है, तो ये भी सही है। ये चीज याद आ रही है नहीं कि अगर हम कर्व चेंज कर देते थे तो 1/n करके चेंज हो जाता था, है ना। तो चारों सही हो गए। ठीक है, आगे देखो, लॉग वाले देख रहे हैं। अच्छा, ये दो कर्व देख लो। ये वाले हमेशा जब पैरेलल लाइन आएगी, ये कब आएगा, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका ये कर्व आएगा। कांस्टेंट का मतलब है कि मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं लेकिन इस पे कोई असर नहीं हो रहा, वी बाई टी क्या रह रहा है, सेम। तो जब कभी ऐसे कांस्टेंट चीज आती है उसके लिए कर्व हमेशा ऐसा आता है। हमें कैसे पता चलेगा, आप लिखोगे कि वी और टी में रिलेशन क्या होता है, तो पीवी एन आर टी। इससे वी और टी में क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब v इज इक्वल टू के टी। आपको k अलग कर लेना है, v बाई टी इज इक्वल टू के। जो चीज k आ रही है, जो भी चीज k आ रही है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो उसका कर्व हमेशा क्या आएगा, ऐसे आएगा। इसे लिखने में लिखा जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, बताओ बॉयल्स में क्या चीज के इक्वल आती है, बॉयल्स में लिख के देखना। बॉयल्स में एक चीज पी और वी का रिलेशन है, पीवी आ जाएगा इज इक्वल टू के, पीवी इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो बॉयल्स के लिए पीवी का कर्व किसी के भी अगेंस्ट, पी हो या वी हो, वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बॉयल्स के लिए। ऐसे चार्ल्स के लिए बता सकते हो क्या चीज के इक्वल आती है चार्ल्स के लिए, यहां से देख लो, ये चार्ल्स है, v बाई टी है, तो v बाई टी का कर्व पैरेलल होगा, चाहे वो v के अगेंस्ट कर लो चाहे वो t के अगेंस्ट। कांस्टेंट का कर्व हमेशा ऐसा होता है।
तो किसी लॉ में ये वाला कर्व अगर चेक करना है तो आपको के लिख के देखना भी क्या चीज के है। अगर वो के आ रहा है तो उसका लाइन क्या होगा, ऐसे कांस्टेंट होगा। कर लोगे? लॉ का दो ही चीजें थी, अगर तो डायरेक्ट रिलेशन है तो ऊपर जाता है स्लोप, इनवर्स है तो नीचे आता है। तो चेक करो क्या इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट है तो ऊपर जाएगा। इसे याद है, ऐसे कर लिया वी टी के डायरेक्ट, v इज इक्वल टू के टी, अगर लॉग ले लेंगे तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग टी, ये होता है y c प्लस एम एक्स। स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। इनवर्स होता है तो स्लोप नेगेटिव आता है, क्या जाता है, नीचे की तरफ। हो जाएगा? तो सेकंड भी ट्राई करना, क्या p और v का इनवर्स रिलेशन है, तो फिर ग्राफ सही आ जाएगा, log p v नीचे आ जाएगा। तो log में हाइपरबोला तो आता ही नहीं, हमेशा स्ट्रेट आता है। दो चीजें याद रखनी है, अगर तो डायरेक्ट रिलेशन है तो स्लोप पॉजिटिव, इनवर्स रिलेशन है तो स्लोप नेगेटिव, बस ऐसे याद। तो सारे सही हो गए ग्राफ, चेक करो हो जाएगा ये, कोई समझना इनमें से दोबारा? ये एक ऐड कर लेना कॉपी पे, शायद ये आपका मिसिंग था, कांस्टेंट वाला। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका कर्व कैसा होता है, पैरेलल, ये यहां ड्रॉ कर लो, है ना, बाकी हमने पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लें। कल वाला एप्लीकेशन समझ आ गया, ड्राई गैस वाला है तो सिर्फ इतना ही कि ड्राई गैस का वेट में से माइनस करके होगा एक्वस टेंशन, लेकिन उसकी एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ही एरर आता है, जैसे खासकर वो वाला क्वेश्चन था कि पहले शिफ्ट किया 1 लीटर से 2 लीटर में, तो पहले माइनस करना है वेपर प्रेशर, फिर P1 V1 P2 V2 लगाना है, फिर बाद में ऐड भी करना है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक चीज भूल जाती है, माइनस करना भूल गया तब भी गलत, एंड पे ऐड करना भूल गए तब भी गलत, है ना, ऐसे कर लोगे बेटा। आगे स्टार्ट करें। नेक्स्ट लॉ हमने पढ़ना है, 6th लॉ आ गया। 6th लॉ लिखो, लास्ट एक लॉ है इसमें, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन तो हमने पढ़ लिया मॉन्टन्स, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रोस, डाल्टन, 5 नेम आगे, और 6वां लास्ट इसमें लॉ दिया हुआ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले डिफ्यूजन प्रोसेस समझते हैं क्या है। डिफ्यूजन हम किसे कहते हैं? गैस या लिक्विड फेज में पार्टिकल मूवेबल हैं लेकिन सॉलिड में मूवेबल नहीं। जिस फेज में पार्टिकल मूवेबल हैं, जो मूव कर सकते हैं, उनके लिए टॉपिक है डिफ्यूजन। इट मीन सॉलिड के लिए तो टॉपिक ही नहीं है, या तो लिक्विड के लिए है या गैसेस। जिनके पार्टिकल मूवेबल हैं, मूव कर सकते हैं, वो ये कह रहा है, कहता उनके पार्टिकल हमेशा एक टेंडेंसी शो करते हैं, दे मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, और ये अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, इसके लिए कोई बाहर से हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और यहां हम बात करेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की, कि गैसेस हमेशा कोशिश करती हैं अपनी हायर से किधर चले जाएं, लोअर की तरफ। कैसे पता चलता है? घर पे कोई किचन में सिलेंडर लीकेज हो रही है, तो आप देखते हो भी स्मेल जो है वो सिर्फ किचन तक लिमिटेड नहीं रहती, हम कहीं भी बैठे हैं बेडरूम में दूर, हमें स्मेल आ जाएगी। अब लीक तो किचन में हो रही है, स्मेल बेडरूम तक कैसे पहुंच गई? क्योंकि जहां लीकेज हो रही है वहां तो गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आसपास कंसंट्रेशन कम थी, इसका मतलब उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ भागती रही, लोअर की तरफ। तो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। सेकंड एग्जांपल, हमने परफ्यूम लगाया, बोतल जैसे ही खोली, मैं यहां बोतल खोलूं पीछे तक स्मेल आ जाएगी। रीजन, जैसे ही मैंने यहां बोतल खोली वेपर्स बने, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है,
उन्होंने देखा आसपास है नहीं तो वो फैलने लग जाते हैं। उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जो खाली जगह है उसको घेर। तो हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ जाता जा रहा है? लोअर। इसे क्या कह रहे हैं? डिफ्यूज। तो गैसेस में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि लिक्विड के भी मॉलिक्यूल लिमिटेड मूव कर सकते हैं, लेकिन गैस के बहुत ज्यादा मूव कर सकते हैं। गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शंस है नहीं, तो बड़े इजीली फैल जाते हैं। इसीलिए अगर एक गैस 1 लीटर सिलेंडर में रखी या उसी को 10 लीटर में रख दो तो वो 10 लीटर भी भर देगी। उसी को 100 लीटर में भर दो, 100 लीटर भी। ऐसा तो नहीं होगा भी 10 वाली 10 के अंदर ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी, तो पूरे रूम को भरती जाएगी। इसका मतलब गैस की एक नेचर है स्प्रेड करना, वो आसपास फैलता जा रहा है। इसी को फैलने को हम ऐसे केमिस्ट्री में बताएंगे, हर कोई अपनी हायर कंसंट्रेशन से मूव करना चाहता है लोअर की तरफ, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहां हम गैसेस का डिफ्यूजन कंपेयर करेंगे भी, किसी गैस का स्लो होता है डिफ्यूजन, किसी का फास्ट, और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो हमें लॉ बताएगा। ठीक है, तो पहले नॉर्मल प्रोसेस समझते हैं। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम their higher concentration to lower concentration। हायर से लोअर जाते हैं पार्टिकल किसी एफर्ट के बिना, स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, कोई बाहर से आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और इसका डेली लाइफ में एग्जांपल जैसे मैंने दिए, पहला लीकेज ऑफ एलपीजी। एलपीजी सिलेंडर का लीकेज। एलपीजी जो सिलेंडर है उसमें अगर पूछा जाए एलपीजी क्या है तो लिख लो, ये मिक्सचर होता है दो गैसेस का, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। दो गैसेस का मिक्सचर रहता है, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, जो आप एलपीजी यूज करते हो घर पे। इसे कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में दो गैसेस का मिक्सचर है जो हाईली कंबस्टिबल हैं। थोड़ा सा मैस्टिक लेके जाते हो, साथ के जलने लग जाती है गैस, है ना, हाईली कंबस्टिबल। लेकिन इसमें जो स्मेल आ रही है बेटा, स्मेल इसकी वजह से नहीं होती, याद रखो। इसमें एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसे कहा जाता है C2H5SH, सल्फर का कंपाउंड है। इसका नेम है इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन इज एक नेम है जो स्पेशली स्मेल के लिए ऐड होता है। इसके वेपर काफी तीखी स्मेल रखते हैं, तो लीकेज का पता हमें ना लगे अगर सिर्फ ये भरें। लेकिन स्मेल के लिए, क्योंकि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का कोई स्मेल नहीं होता, तो हमें आ जाएगा भी कौन सा सब्सटेंस ऐसा भरते हैं जिससे लीकेज डिटेक्ट होती है, तो उसका नाम क्या है? इथाइल मरकैप्टेन, C2H5SH। ठीक है, जैसी लीकेज होगा इसकी स्मेल है जो आप बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, इससे पता चल जाता है भी लीकेज हो रही है या नहीं। कर लोगे? सेकंड है डियोज हैं घर पे या परफ्यूम्स हैं, इनमें वेपर्स होते हैं वोलेटाइल, जिनकी वजह से पर्टिकुलर स्मेल होता है। अलग अलग केमिकल्स होते हैं जिनका अलग अलग सेंस होता है। ईथर्स होते हैं ज्यादातर मोस्टली। ये जो वोलेटाइल वेपर्स हैं इनका डिफ्यूजन होता है, दे मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर। इसी वजह से जैसे ही यहां परफ्यूम आप स्प्रिंकल करोगे, थोड़ा सा स्प्रे किया, पूरे रूम में क्या हो जाएगा? स्मेल हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो केस ऑफ डिफ्यूजन। तो ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे केसेस डिफ्यूजन के मिलते हैं। और समझते हैं, कभी ऐसा हो भी एक कंटेनर है उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्से में मैंने आयोडीन के वेपर्स भर रखे हैं, और आयोडीन के वेपर का कलर लिख लो वायलेट कलर होता है। आयोडीन के वायलेट कलर के वेपर होते हैं,
वैसे तो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे आयोडीन, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हीट कर दें तो बहुत जल्दी इसके वेपर बन जाते हैं और वो कलर दिखेगा कौन सा, वायलेट। तो मान लो मैंने इधर आयोडीन रख के हीट किया, आपको पार्टिकल दिखाई देंगे, किस तरह का कलर दिखाई देगा, वायलेट। राइट साइड पे नहीं है। लेकिन अगर मैं पार्टीशन हटा दूं, जैसे ये पार्टीशन हटाएंगे तो क्या लगता है, वायलेट एक ही तरफ दिखेगा, दूसरी तरफ दिखेगा। इसका मतलब सीधा यहां दिखाई दे रहा भी गैस इधर से क्या दूसरी तरफ जा रही है। इट मींस हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ जाएगा, लोअर। तो पार्टीशन रिमूव करो, आपके आयोडीन वेपर्स will spread in both compartments, दोनों कंपार्टमेंट में फैल जाएंगे। ये भी किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का। ठीक है, और इसी डिफ्यूजन के बारे में ये हमें लॉ पढ़ा रहा है ग्राहम्स। इसे बताने से पहले एक चीज और नोट करते हैं हम, एक प्रोसेस रहता है कई बार अलग से, वैसे तो कोई डिफरेंस है नहीं, कई बार अलग से लिखा रहता है इफ्यूजन। बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है इफ्यूजन और डिफ्यूजन में। अगर तो आप पूरा ये हटा दोगे पार्टीशन, फिर तो कोई मॉलिक्यूल इधर जाएगा, कोई मॉलिक्यूल इधर जाएगा, कोई मॉलिक्यूल इधर जाएगा, रैंडम होएगा। रैंडम मूव करेंगे, डायरेक्शनल फ्लो नहीं है, फिर तो क्या है, डिफ्यूजन। लेकिन अगर इसे ऐसे करें भी, एक स्मॉल छोटा सा पंक्चर करें बीच में, तो आपका सारा गैस जो है, जो आयोडीन के वेपर हैं, वो पर्टिकुलरली इसी में से बाहर आएंगे। अगर इसी में से बाहर आएंगे तो एक डायरेक्शनल फ्लो दिखेगा आपको, सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाद में चाहे जिधर मर्जी फैलें। इस पर्टिकुलर सुराख में से जो निकल रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस प्रोसेस को कई बार अलग से एक नाम दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इफ्यूजन। मान लो हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया, तो गैस धीरे धीरे लीक होती जा रही है, बाहर निकल रही है, वो इतना छोटा सुराख है कि दिखाई भी नहीं दे रहा, तो वहां से जो डिफ्यूजन हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, इफ्यूजन। तो एक अलग से एक नाम पूछा जाए भी, क्या कोई नेम पड़ा अपने इफ्यूजन, तो आप बता दो कि भी डिफ्यूजन का ये एक टाइप था। अगर डिफ्यूजन एक बहुत ही छोटे स्मॉल होल में से हो रहा है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, इफ्यूजन। इट मींस आगे लॉ दोनों के लिए है, डिफ्यूजन के लिए भी और इफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो इफ्यूजन अलग से लिख लो, इफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन इज, इट इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इट इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन through a small aperture or hole। डिफ्यूजन है through a small aperture और hole। कोई छोटे से सुराख में से डिफ्यूजन हो रहा है तो उसे कई बार अलग से नाम दिया जाता है, डिफ्यूजन। ठीक है, अब पढ़ते हैं लॉ क्या है डिफ्यूजन का, ग्राहम इसे कैसे अप्लाई करना चाहता है। ग्राहम की सोच क्या है, ग्राहम का व्यू पॉइंट क्या है, वो इसकी कैसे फायदे लेने चाहता है डिफ्यूजन के। ग्राहम कहता है जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज होती हैं, नो डाउट हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाती हैं, लेकिन डिफ्यूजन सबका एक जैसा नहीं है। किसी गैस का डिफ्यूजन फास्ट है, किसी गैस का डिफ्यूजन स्लो है, हर किसी गैस का डिफ्यूजन एक जैसा नहीं। मान लो हमने एक बैलून भरा हीलियम से, जैसी बैलून को पंक्चर किया तो बैलून खाली हो जाएगा, सारा हीलियम बाहर आ जाएगी। सेम साइज का बैलून हमने भरा सल्फर डाइऑक्साइड से, जैसे इस बैलून को पंक्चर किया सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर हम टाइम नोट करें, चाहे वो सेकंड्स लगेंगे, टाइम नोट करें, ये खाली होने में और ये खाली होने में टाइम एक जैसा नहीं लगा। ये तो जल्दी खाली हो गया, इट मींस हीलियम बाहर आई है, डिफ्यूजन हुआ है, जल्दी हुआ है, फास्ट हुआ है। इसका डिफ्यूजन थोड़ा सा स्लो हुआ है, इसे टाइम ज्यादा लगे। अगर मैं टाइम नोट करूं तो अगर इसे 5 सेकंड लगे हैं, इसे ज्यादा लगे हैं, 10 लगे हैं या 15 लगे। ऐसे कोई और गैस भर के देखिए, उसका टाइम अलग आ रहा है, तो वो ये नोट कर रहा है, वो कहता है सारों का डिफ्यूजन एक जैसा नहीं हो रहा। अगर सारों का डिफ्यूजन एक जैसा नहीं हो रहा, एक का फास्ट एक का स्लो, इसका मतलब उनकी स्पीड जो है डिफ्यूज होने की वो क्या है, अलग अलग। और स्पीड को एक वर्ड यहां दिया जा रहा है, नाम रेट।
वो कहता रेट ऑफ डिफ्यूजन या स्पीड ऑफ डिफ्यूजन वो अलग है, और वो किसी गैस का फास्ट है या स्लो है वो कैसे पता चलेगा? हमने देखा जिसका मोलर मास कम है, जो हल्की है गैस, उसके मॉलिक्यूल तेज भाग सकते हैं, जिसके पार्टिकल हल्के हैं वो तेज भाग सकते हैं, जिसकी वजह से उनका डिफ्यूजन फास्ट होगा। लेकिन जिसके मॉलिक्यूल हैवी हैं, बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, तो उनको भागना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से उनका डिफ्यूजन क्या है? स्लो है। तो कहता मैंने कुछ कंपैरिजन करके देखे हैं एक्सपेरिमेंटली, और ये निकल के सामने आया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। स्क्वायर रूट इसकी खोज है, इसका सारा क्रेडिट है, क्योंकि इतना तो हमें भी समझ आ रहा है, जो हल्का है वो तेज भागेगा, वो हैवी है वो स्लो भागेगा। लेकिन जो स्क्वायर रूट वाला एक्सपेरिमेंट अलग अलग करके इसने निकाल दिया, इसकी वजह से हमने इसे लॉ माना है। इसे कहा जाता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो किसी का रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट है स्लो है, आप देख सकते हो वो किस पे डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास हीलियम का तो 4 ग्राम ही है, SO2 का बता सकते हो? 64, 32 सल्फर का, 2 ऑक्सीजन का 32, 64। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग गैसेस का कि किसका फास्ट है किसका स्लो है। ठीक है, तो राइट डाउन लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस rate of diffusion, according to this rate of diffusion of a gas is inversely proportional to किसके? स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, या ब्रैकेट में एक चीज और लिखी हुई है डेंसिटीज। डेंसिटी को आप यहां वेपर डेंसिटी ले लेना। जिस गैस की वेपर डेंसिटी ज्यादा है, क्या कोई रिलेशन पड़ा था मोलर मास वेपर डेंसिटी? कनन बताओ। मोलर मास बाय 2 क्या होता है? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का एक रिलेशन हमने पढ़ा है, मोलर मास बाय 2। तो इस वजह से हमने क्या ले लिया? वेपर डेंसिटी। ठीक है, या फिर अगर अकेली डेंसिटी भी ले लें तो PM इज इक्वल टू DRT। सिमिलर कंडीशन करेंगे, सिमिलर कंडीशन पे मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? डेंसिटी। इट मीन जो रेशो मोलर मासेस की होएगी वही रेशो किसकी होएगी? गैस की डेंसिटी की। तो चाहे तो डेंसिटी कह लो, जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा है उसका डिफ्यूजन कम होगा, उल्टा है जिसकी डेंसिटी कम है उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। लेकिन डेंसिटीज हमें निकालनी मुश्किल है, क्योंकि पहले हम डेंसिटी निकालें PM DRT लगा के फिर यहां भरें। हमारे लिए ज्यादा इजी क्या था? M। तो हमने फिर इससे थोड़ा अपनी तरफ से चेंज करके क्या लिख लिया? मोलर मास। तो डेंसिटी भी लिखा रहेगा बेटा, और क्या लिखा रहेगा? मोलर मास। कर लोगे? अब इस पर्टिकुलर रिलेशन सिर्फ इतना ही है, इसके बेस पे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि इसे हम यूज कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो पहला एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशंस। पहला एप्लीकेशन है, इट हेल्प अस टू कंपेयर rate of diffusion of two gases। रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करने में हेल्पफुल है। अगर मैं तुमसे पूछूं भी किस गैस का डिफ्यूजन फास्ट है किसका स्लो है, तो तुम उसका मोलर मास चेक कर लोगे। जिसका मोलर मास कम आ गया उसका डिफ्यूजन क्या है? ज्यादा है। हम कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ऐसे कर सकते हैं, जैसे तुम्हें पूछा जाए भी बताना हीलियम और मीथेन में से किसका डिफ्यूजन फास्ट होगा? तो हीलियम। तो हीलियम का डिफ्यूजन फास्ट होगा क्योंकि इसका मोलर मास कितना है? 4। इसका निकालो, कार्बन का 12, 4H का 16, तो हम कहेंगे इसका फास्ट।
कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे भी अमोनिया और मीथेन है, किसका डिफ्यूजन फास्ट होगा? अमोनिया का वेट निकालना कितना आता है, करो कॉपी। नाइट्रोजन के लिए कितना ऐड करूं? 14, 3H का 3, कितना हो गया? 17। इसके लिए निकालो कितना आ रहा है? 12 प्लस। मोलर मास सही से निकालने हैं, बाकी कुछ है ही नहीं टॉपिक में। अगर मोलर मास ही गलत करोगे फिर तो आंसर गलत है ना? ये हो जाएगा बेटा। इसी को ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। तो तुमने बताया पहले केस में भी ज्यादा है, ज्यादा में आगे कितने टाइम है? 2 टाइम है, 4 टाइम है, 6 टाइम है, तो ऐसे। अब यहां हमारा स्टार्ट होगा लॉ, यहां हमारा लॉ स्टार्ट होगा। कैसे करना है ये चीज समझते हैं। अगर हमें दो गैसेस दी हुई हैं R2 एंड R1, तो मैं उनकी रेशो ले सकता हूं रेट की, R2/R1। क्या इकट्ठा लिख दें ऐसे? दोनों का ही प्रोपोर्शनल साइन है, लेकिन उल्टा होगा, R2 ऊपर है, R1 नीचे है, तो क्या ऐसे हो जाएगा? M1/M2। क्या लगता है ऐसे हो जाएगा? क्लियर है? तो उसी से एक रिलेशन बन जाएगा, R2/R1 इज इक्वल टू रूट M1/M2। अगर मैं यहां पे वैल्यू R हीलियम की ऊपर लिखता हूं, R मीथेन का नीचे लिखता हूं, तो बताओ मोलर मास ऊपर कितना लिखें? 16 मीथेन का ऊपर आएगा 16, नीचे कितना आएगा? 4। चेक करो, 4 रूट आ गया, रूट आ गया तो कितना आ जाएगा? 2। इट मींस हीलियम का रेट इसके कंपैरेटिवली कितना है? 2। ठीक है? तो बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है कि कंपैरिजन कर सकते हैं किसका कितने टाइम है। ऐसा मुझे एक और ट्राई करके दो, आप ट्राई करो। रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड कितना है? बोलना नहीं है, आंसर है 1:2, 2:1, 4:1, 1:4, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अपना अपना करो कॉपी पे, फिर मुझे बताना रेशो क्या आएगा डिफ्यूजन का। तो ग्राहम्स लॉ लगा के चेक करो। क्या आ रहा है? 2:1 आ रहा है बेटा, 2:1। ऊपर मीथेन, नीचे सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन मास फिर उल्टे होंगे। ऊपर मास किसका आना चाहिए? नीचे मास किसका आना चाहिए? मीथेन। सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे लिखो, एक सल्फर 2 ऑक्सीजन, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 64 आ जाएगा। मीथेन C+4H, C का 12, 4H का 4, 60। यहां भरेंगे, ये भरेंगे 64, ये आएगा 16, ये कट के 4, 4 का रूट कितना आ गया? 2। तो आंसर क्या हो गया? 2:1। इट मीन मीथेन का डिफ्यूजन 2 टाइम फास्टर है किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से। हो जाएगा बेटा। तो पहला एप्लीकेशन तो सिंपल ऐसे पूछा जाएगा, किसका फास्ट है किसका स्लो है। क्लियर है? हो जाएगा। और सेकंड एक और एप्लीकेशन है इसका। सेकंड एप्लीकेशन इज it also help us to compare volumes and number of moles diffused। इसकी जगह सिर्फ रेट नहीं, हम वॉल्यूम भी बता सकते हैं, वॉल्यूम का रेशो या फिर नंबर ऑफ मोल का। कैसे? रेट का मतलब है स्पीड। अब कोई गैस कितना ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है, स्पीड फास्ट है स्लो है, कैसे पता चलेगा? हम या तो ये देख लें भी कहीं से किसी सिलेंडर में से डिफ्यूजन करवा लें, और जो डिफ्यूज हो रही है गैस
उसका वॉल्यूम मेजर कर लें और टाइम मेजर कर लें। अगर कम टाइम में ज्यादा वॉल्यूम बाहर आ गया, इसका मतलब डिफ्यूजन क्या है, फास्ट है। फिर से सुनो, एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर में से गैस बाहर आने दी, गैस का वॉल्यूम अगर मुझे पता चल जाए भी 100 ml बाहर आ गया, टाइम मैं नोट कर लूं भी 10 सेकंड में आ गया। दूसरे का पता चले 200 ml आया है, 20 सेकंड में आया है, तो हम डिफ्यूजन कंपेयर कर सकते हैं बेटा किसका फास्ट है, V/T करेंगे। जिसका V/T वॉल्यूम ज्यादा बाहर आ रहा है कम टाइम में, वॉल्यूम ज्यादा बाहर आ रहा है कम टाइम में, इट मीन उसका स्पीड क्या होगा, फास्ट हो। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं या तो V/T वॉल्यूम बाय टाइम। अगर वॉल्यूम की जगह हम ये देख लें नंबर ऑफ मोल्स कितने बाहर आ रहे हैं, सिलेंडर में से गैस बाहर आ रही है, गैस में से कितने मोल बाहर आ रहे हैं, अगर वो पता लगा लें, नंबर ऑफ मोल्स और टाइम नोट कर लें, तो कितने टाइम में कितने मोल बाहर आए, इससे भी हमें आइडिया हो जाएगा भी रेट फास्ट है या स्लो है। इसका रेट कंपैरिजन दो तरह हो सकता है, या तो ये पता कर लो भी कितने सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर आया है, या ये पता कर लो भी कितने सेकंड में कितने मोल्स बाहर आए हैं। जिसकी वजह से यही वाला फॉर्मूला जो R2/R1 था, इसके दो तरह के क्वेश्चन और बन जाएंगे, फॉर्मूला वही रहेगा M1/M2। लेकिन बताओ इसकी जगह अगर वॉल्यूम भरना हो तो कैसे भरा जाएगा, R2 की जगह क्या भरें, V2/T2, R1 की जगह V1/T1। तो यही वाला रिलेशन पहला मेरा ऐसे बन सकता है, V2/T2 डिवाइड V1/T1 इज इक्वल टू रूट M1/M। कैसे बन जाएगा मैथमेटिकली, ये समझ आ गया। हमने रेट कैसे मेजर की है, वॉल्यूम कितना है कितने टाइम में, वॉल्यूम कितना है कितने टाइम। अब इसे थोड़ा अगर मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि V2T1, क्या T1 ऊपर चल जाएगा, V वॉल्यूम 2 है, टाइम किसका 1 का, नीचे वॉल्यूम 1 का टाइम 2 का, ये किसके इक्वल हो जाएगा, M1/M। तो एक और फॉर्मूला बन गया कि हम वॉल्यूम डिफ्यूज भी कंपेयर कर सकते हैं कि एक का वॉल्यूम 100 ml 10 सेकंड में आता है, दूसरे का कितना ml आएगा 5 सेकंड में। तो हम ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते, ठीक है। या फिर इसकी जगह अगर डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल कैसे देता है, अगर मोल्स की बात हो तो बताओ यहां वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह फिर मैं ऐसे सीधा लिख दूं, सेकंड फॉर्मूला बन गया मेरा N2T1 N1T2, फॉर्मूला क्या बनेगा M1/M। ठीक है। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन है, भी रेशो निकाल लो जो ऐसे कि रेट और डिफ्यूजन हीलियम का कितने टाइम में मीथेन से। एक रेट ना पूछे आपको, कुछ ऐसे क्वेश्चन बना के बताया जाए भी हीलियम के लिए 100 ml इतने टाइम में डिफ्यूज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का 200 ml कितने टाइम में डिफ्यूज होगा, तो हम कर सकते हैं बेटा ये। तो फिर हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा लेंगे या फिर किसका फॉर्मूला लगा लेंगे, नंबर ऑफ मोल का। क्लियर है, तो दो फॉर्मूले ये हो जाएगा। तो सेकंड एप्लीकेशन ऐसी, जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मान लो हमें कहता है 100 ml मीथेन टेक्स 10 सेकेंड, what volume of helium will diffuse out in same time। तो कैसे करोगे, दो गैसेस कौन कौन सी हैं, मीथेन एंड हीलियम। सबसे पहले आपको मोलर मास सही से बताने, मीथेन का बता दो 16, हीलियम का ये तो पता चल गया। अब मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ मीथेन बाय रेट ऑफ हीलियम, बताओ दूसरी ओर क्या आएगा, m, ऊपर किसका आएगा m, हीलियम का। कितना लिखूं फिर बताओ, 4/16, ये तो आ गया। अब लेफ्ट साइड पे हमने देखना है भी दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, वॉल्यूम वाला है या नंबर ऑफ मोल वाला, कौन सा भरेंगे, वॉल्यूम वाला। तो वॉल्यूम चेक करो, मीथेन के लिए ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम मीथेन का, लेकिन मल्टीप्लाई टाइम जो होगा वो किसका होगा, हीलियम का। क्रॉस था ना, वॉल्यूम मीथेन का मल्टीप्लाई किसका होगा, टाइम हीलियम का, क्योंकि डिवाइड था, ये याद होगी फॉर्मूला।
नीचे वॉल्यूम किसका है, हीलियम का, टाइम किसका है, मीथेन का, इज इक्वल टू ये वाला बता दो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो राइट हैंड साइड तो आ ही गई। लेफ्ट में अब तुम चेक करो, पहले मुझे टाइम बताओ कितना कितना भरें, क्या दोनों ही 10 है, काट दें फिर दोनों 10 है तो दोनों 10 है, हम ये तो काट देते। वॉल्यूम मीथेन बाय हीलियम रह गए, बताओ कैसे भरेंगे, मीथेन का कितना है 100, ये निकालना है, चेक करो 200 आ जाएगा, तो ऐसे हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। इट मींस बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस मैथमेटिकली भरते हुए नहीं गलत करना, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे ये ध्यान रखना, तो ऐसे हम करें हो जाएगा बेटा। अगर यहाँ नंबर ऑफ मोल होते तो नंबर ऑफ मोल भरते, लेकिन ध्यान रखो अगर वेट देता भी इसका 10 ग्राम आया बाहर, इसका कितने ग्राम आएगा, तो वेट सीधा नहीं करते, वेट के क्या बनाते हैं नंबर ऑफ मोल्स, वेट के हम नंबर ऑफ मोल बनाते भी 10 ग्राम के मोल कितने बने, इसके मोल निकालते, मोल को दोबारा किस में कन्वर्ट करते, वेट में। ये ध्यान रहे वेट नहीं ले सकते, दो चीजें ले सकते हैं, वॉल्यूम और मोल्स, क्योंकि अंडर सिमिलर कंडीशन एवोगैड्रो लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम की रेशो है वही किसकी रेशो है, मोल्स की, वेट की रेशो नहीं वो कहता है ना। तो वेट अगर देगा, कल करेंगे क्वेश्चन, वेट अगर देगा तो उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स पहले बनाए। अभी दो एप्लीकेशन समझ आ गई हमें, पहला R2/R1, दूसरा R की जगह या तो V/T या फिर N/T, ठीक है। एक लास्ट थर्ड एप्लीकेशन और पढ़ रहे हैं, इट आल्सो हेल्प अस, थर्ड एप्लीकेशन इसी का बनाया हुआ है, इट आल्सो हेल्प अस, अभी इसके बाद आपने करने हैं क्वेश्चन, मैंने तो आपको फॉर्मूले बता दिया। इट आल्सो हेल्प अस टू फाइंड आउट distance covered in a particular time, to find out की जगह लिखो to compare distance covered in a particular time। क्या होगा, कई बार हम गैस का डिफ्यूजन जो है किसी पाइपलाइन से कर रहे हैं, मान लो गुजरात से गैस चली हुई है हमारे घर तक आनी है ना, तो गैस लाइन डाली हुई है पूरी, उसमें अगर कंपैरिजन करना है तो रेट जिसका फास्ट होगा, हमें पता है यहां से कोई गैस भरी हीलियम, रेट जिसका फास्ट होगा, रेट का मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड ही ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम का इसका जो एरिया है वो तो सेम है, तो डिस्टेंस कवर्ड भी कंपेयर कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया पर यूनिट टाइम, वो भी क्या बन जाएगा इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब इस पाइप में से इधर आना है, एक तो हीलियम ने आना है, लेकिन इसी पाइप में से इधर आना है, एक आना है अमोनिया ने, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके नोट कर लूंगा भी हीलियम का इधर आने में टाइम 10 सेकंड लगे हैं, दूसरे को कितना टाइम लगेगा मैं कॉपी पे निकाल सकता हूं, कैसे, मुझे फिर से फॉर्मूला पता है, R2/R1 इज इक्वल टू क्या है, M1/M2। अब मैं R की जगह क्या भर सकता हूं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो क्या लगता है R2 की जगह ऐसे भर दें, D2/T2, नीचे क्या आएगा, D1/T इज इक्वल टू M1/। तो अगर जो गुजरात से बठिंडा पहुंची है पाइपलाइन गैस की, अगर उसमें एक बार हीलियम से एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया, भी इतने घंटे में यहां पहुंच गई, उसके बाद मुझे बार बार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, कल को मैं एलपीजी भेजूंगा N-ब्यूटेन और उसका मिक्सचर, उसका मैं अपने आप नोट कर लूंगा भी इसे इतना टाइम लग जाएगा, कोई और गैस भेजेंगे कल को तो उसे कितना टाइम लगेगा पता चल जाए, है ना। तो D2/T2 D1/T1 ये भी भर सकते हैं। इट मींस ओवरऑल फॉर्मूला देखना, अगर मैं इसकी जगह लिखूं ऐसे V2 की जगह, तो क्या ऐसे लिख दूं, D2T1 डिवाइड D1T2 इज इक्वल टू M1। तो इंडस्ट्री में बहुत यूज हैं सभी के, कोई बड़े कंटेनर खाली करने हैं हमने गैसेस के, तो बार बार नहीं चेक करते टाइम कितना लगेगा, एक का एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ, अभी हीलियम को इतना टाइम लगता है, अब उसी कंटेनर में तुम SO2 भेज रहे हो, उसी में इतना, तो उसी कंटेनर को अपलोड करने में या खाली करने में कितना टाइम लगेगा, कॉपी पे करते रहते हैं, इसे इतना टाइम लग जाएगा, इसे इतने टाइम में हो जाएगा। ये वाली गैस का डिफ्यूजन बड़े डिस्टेंस पे हो रही है, गैस पाइपलाइन डाली है, एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बाकी नहीं जरूरत,
कल को उसमें से कोई भी गैस भेजेंगे, टाइम हमें अपने आप पता है भी इतना लगेगा अप्रोक्सीमेटली, चलो थोड़ा 19-21 फर्क पड़ेगा, हो जाएगा बेटा। तो ऐसे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लियर है। इट मींस टोटल न्यूमेरिकल करने के लिए दो फॉर्मूले हैं। पहला याद रखो R2/R1 इज इक्वल टू M1/M2। दूसरा तो मैं ऐसे लिख दूं भी R की जगह तीन चीजें भर ली हमने, या तो V/T या फिर N/T या फिर D/T। ये हम न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे और देख लेंगे भी हमें कौन सा सूटेबल लगेगा। फॉर्मूला मेन फॉर्मूला एक ही है, R2/R1 M1/M2 का रूट। न्यूमेरिकल में चेक करेंगे भी वॉल्यूम्स दे रखे हैं तो R की जगह V/T, मोल्स दे रखे हैं या वेट दे रखा है तो N/T, कोई लाइन पाइपलाइन दिखा के डिस्टेंस दिए हुए हैं भी ये तो 100 मीटर चला गया इतने में, तो फिर क्या होगा D/T। ठीक है, इससे सिंपल होगा, कर लोगे बेटा, क्लियर है। करें क्वेश्चन ट्राई, लिखो पहला ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसमें देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 100 ml of sulfur dioxide, 100 ml of sulfur dioxide, take 10 seconds to diffuse out of a cylinder। 100 ml of sulfur dioxide take 10 seconds to diffuse out of a cylinder। In what time 100 liters of methane will diffuse out 100 लीटर बोला मैंने, ध्यान रहे पहले ml था, ये लीटर है। 100 लीटर ऑफ मीथेन विल डिफ्यूज आउट अंडर सिमिलर कंडीशन। अब क्या किया मैंने एक्सपेरिमेंट, तो बहुत छोटी अमाउंट लेके कर लिया, अभी 100 ml को देख लिया, टाइम भी इतना टाइम लगा कंटेनर खाली करने में। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट नहीं करना तो कंटेनर बहुत बड़ा है, कंटेनर कितने लीटर का है, 100 लीटर का, और वो 100 लीटर मीथेन को अलग अलग सिलेंडर में भरना है छोटे छोटों में, तो उसे कितना टाइम लगेगा बाहर आने में वो पता करना है। तो मैं कॉपी पे पता कर सकता हूँ, मुझे अलग से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है ना। चेक करो कितना टाइम लगेगा। तो दो गैसेस हैं, एक तो है मीथेन। सबसे पहले मोलर मास बता दो मीथेन का और SO2 का। ये चेक करो, हो जाएगा ये। क्या फॉर्मूला लगेगा, R की जगह V/T, N/T या D/T, क्या भरें, V/T भर दें। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, चेक करो आपको पसंद आ रहा है या नहीं। V2T1 V1T2, देखो अच्छा लग रहा है नहीं नहीं तो चेंज कर देते हैं, बताओ सही लग रहा है। तो V2 के साथ T1 आएगा, V1 के साथ T2, ये फॉर्मूला लग गया, क्लियर है। बताओ 2 किसे लें, जो आपका मन कर रहा है, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं। 1 किसे लें, मीथेन, ठीक है। वैल्यूज भरें, V सल्फर डाइऑक्साइड का बताओ कितना दिया या नहीं, 100 ml, डिवाइड V1 मीथेन का कितना दिया है, 100 लीटर, लीटर का मतलब इनटू 1000 ml, चेक करना ये V मीथेन का है। टाइम देखो किसका गिवन है, कितने सेकंड, 10 सेकंड। वो तो नीचे आएगा सल्फर का, तो ये 2 वाला नीचे, ऊपर क्या आएगा T इज इक्वल टू M1 किसका है, मीथेन का 16, ये साइड पे लिख लेना है, मेन कंफ्यूजन होती है यहाँ, गलती होती है, 1 2 की जगह गलत भरा गया। 2 किसका है, 64 का, ये आ गया 1/2, चेक करो कितना का आएगा, 5000 आ जाएगा। तो टाइम इज 5000 सेकेंड। आवर्स बना दो, कितने लगे, आवर्स कैसे बनेंगे, डिवाइड 3600, तुम्हें पता चल जाएगा भी इतना बड़ा अगर कंटेनर हुआ। तो छोटा एक एक्सपेरिमेंट हम लैब में करके देख लेते हैं भी, एक छोटा सा कंटेनर 100 ml का इतना टाइम ये लेता था,
बड़े कंटेनर शिफ्ट करने हैं कभी, तो उसके लिए टाइम अप्रोक्स कितना लगेगा हम निकालते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है किसका, ग्राहम्स लॉ। कर लोगे बेटा, ऐसे हो जाएगा। लास्ट इसमें एक चीज और ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कुछ न्यूमेरिकल में इफेक्ट ऑफ प्रेशर आ जाता है। वो क्या है, ये बैलून है कोई, इसमें हमने कोई गैस भरी है, चलो एयर भरी है, आपने एक पंक्चर किया, एयर बाहर आ गई है ना, सुराख कर दिया, एयर क्या आ गई बाहर। क्या होगा अगर बैलून को दबा दिया जाए, फास्ट आ जाएगी बाहर। बैलून को दबा दिया मींस प्रेशर एयर का बढ़ गया, बैलून का प्रेशर बढ़ा तो अंदर एयर का बढ़ गया। अगर एयर का प्रेशर बढ़ गया तो बाहर आने की स्पीड क्या हो गई, ज्यादा। इट मींस अगर प्रेशर बढ़ा देंगे गैस का तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्ट। अगर फास्ट हो जाएगा तो फिर अगर प्रेशर की बात की जा रही है न्यूमेरिकल में, तो हमें फॉर्मूला चेंज करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इनवर्सली क्या है, एम। पी आप बताएगा तो पी भी ले सकते हो, पी डायरेक्ट है, एम क्या है, इनवर्स। इट मीन सारे फॉर्मूले सेम हो जाएंगे। R2 बाई R1 में बताओ क्या ऐड होगा, M1 बाई M2 तो था ही। P डायरेक्ट है, डायरेक्ट है मीन्स R2 ऊपर है, तो P कौन सा ऊपर होगा, 2। ये फॉर्मूला बन जाएगा। आगे आप इसे चेंज कर ही सकते हो, सेम है, V बाई टी भरो, N बाई टी भरो या D बाई टी भरो, डिपेंड्स कि कहीं उसने प्रेशर की बात तो नहीं की। अगर उसने ये अलग अलग बात की हुई है, अभी ये मीथेन तो भरी है 10 एटमॉस्फेयर पे, हीलियम भरी है 5 एटमॉस्फेयर पे, तब बताओ। तो साथ साथ एक चीज और आपका काम बढ़ गया थोड़ा सा, क्या लेना है, प्रेशर। तो हम प्रेशर भी ले सकते। तो प्रेशर का इफेक्ट मे बी और मे नॉट बी देयर। ज्यादातर क्वेश्चन हमें बिना प्रेशर वाले हैं, लेकिन 5-10 क्वेश्चन प्रेशर वाले भी आएंगे, तो प्रेशर का भी हम इफेक्ट ले सकते। हो जाएगा बेटा, ये भी क्लियर है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रेशर वाला लेके हैं। क्वेश्चन इज, थक गए क्या, बड़ी जल्दी थक गए तुम लोग। पता चलेगा जब जॉब लगेगी 10-10 घंटे। अभी जो बच्चे आते हैं बताते हैं कि सुबह बुला लेते हैं, शाम को टाइम तो फिक्स है कि 5 बजे जाना है, पर ये नहीं पता 8 बजे या 9 बजे। तब मिलते हैं पैसे जो हम कहते हैं भी इतने का पैकेज लग गया 40 लाख का। अभी 2 दिन पहले ही मेरी स्टूडेंट थी पुरानी मुस्कान, उसका ब्रदर था हर्ष, मेरे से बड़े थे 2015-16 में। वो 2-3 दिन पहले ही मुझे मिलके गए हैं, गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं दोनों ऑनलाइन। इतना इजी नहीं है बता रहे हैं, 2-2, 3-3 साल हो गए जॉब करते हुए, है ना। पैकेज ठीक है 20-22 लाख का चल रहा है ना, लेकिन कहते सर इतना इजी नहीं है जितना सोचते थे। सुबह बुला लेते हैं, शाम तक सीट से उठने नहीं देते, बैक पेन अलग होने लग गई, प्रॉब्लम्स अलग से होने लग गई। तो तुम तो अभी 3 घंटे पढ़ते हो, और 3 घंटे भी कहाँ, घंटा वहां से फिर घूम के आते हो 10 मिनट, फिर घंटा 3 घंटे में ऐसे हो जाते हो। तो बेटा हैबिट बना लो। ये सबसे इजी वाला है, तुम्हें लग रहा होगा कि सबसे मुश्किल काम है, हमें भी लगता था जब हम पढ़ते थे कि कब छूटेगा कब छूटेगा। बाद में याद आता है ये तो सबसे इजी वाला था। बैठ के क्या करना होता था, या तो टीचर की नकलें करनी है, या फिर आसपास हाथ वाले के मारते रहना है, हाँ भी क्या कर रहा है क्या नहीं। तो सबसे इजी वाला है जो तुम बैठ के रिलैक्स कर रहे हो, बस ये है कि इसे थोड़ा यूटिलाइज कर लो। अगर साथ साथ एंजॉय भी करो, साथ साथ यूटिलाइज भी कर लो, बैलेंस बना के चलो, तो तुम्हारा करियर भी बन जाएगा। क्या होता है कि हम बैलेंस नहीं बना पाते, हमारा ध्यान एक तरफ ज्यादा हो जाता है। हम भी निकले हैं ऐसी स्टेज से, हमने बैलेंस नहीं बनाया, नहीं तो हम भी डॉक्टर होते। तुम्हें बताएं, हम इस स्टेज में से निकले हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शक्लें देख के हमें याद नहीं आता कि हम कैसे थे। तो बेटा हम निकले हैं इसमें से, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज और हो गई, कोई ध्यान से बताने वाला नहीं था, गाइडेंस इम्प्रॉपर रही, तो नहीं बने भी डॉक्टर हम। पर ये है कि कहीं ना कहीं मेहनत कर ली थी, हार्ड वर्क कर लिया था, तो आज काम आ गया। नहीं तो तुम बताओ भी एमएससी कितने घूम रहे हैं, मैंने कहा कौन सी पीएचडी कर रखी है, एक सिंपल डिग्री ली थी एमएससी की,
पर तुम्हें बता दूं कि मेरे कहीं काम नहीं आ रही, 0% है एमएससी का रोल। हमने पढ़ा लीग एंड फील्ड थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, 1% भी काम नहीं आ रहा पढ़ाने में। पढ़ाना तब सीखा जब पढ़ाने लगे हैं। पहले साल पढ़ाया, दूसरे साल पढ़ाया, तीसरे साल, 20 साल में अब जाके थोड़ा थोड़ा सीखे हैं भी ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ बैलेंस बना लो। अगर हमने वहां बैलेंस बना लिया होता, एमबीबीएस की होती, तो शायद बाद में स्ट्रगल ना करना पड़ता। हमने बाद में बहुत स्ट्रगल किया। तुम्हें बता दें कि मेरी जॉब 2500 रुपये पे ऑफर हुई थी मुझे, फर्स्ट वाली, और मैं 3500 रुपये घर से खर्चा लेके जाता था, पेरेंट्स से जो मंगवाता था। पंजाबी यूनिवर्सिटी मैंने एमएससी किया है, तो मेरा महीने का खर्चा बिल्कुल सोच समझ के जो करते थे वो मिनिमम था 3000 से 3500, 1500 2000 तो खाने का ही हो जाता था, बाकी तो रहने रूने का, कपड़े धोने और, है ना। और 2500 पे जॉब थी, देखो कितनी फ्रस्ट्रेशन थी। तो हमने देखा हुआ है स्ट्रगल। ये आपने एसएसडी सभा वाला स्कूल देखा है गोल्ड डिग्री के सामने, यहाँ मैंने 2500 रुपये पे जॉब की है। फिर जाके कभी 5000 हुई, कभी 7000 हुई, पता नहीं कब जाके। ये है कि चलो हार्ड वर्क करते रहे, तो आज थोड़ा ठीक है, कुछ लग रहा है कि हो रहा है। लेकिन हमने वो टाइम लूज किया था बेटा। तो तुम में से बहुत हमें ऐसे दिखते हैं, इसलिए डांटने की क्या वजह होती है, हमें खुद की फ्रस्ट्रेशन नजर आती है कि यार ये पढ़ नहीं है और मैं ऐसे था, है ना। खुद का चेहरा नजर आता है कि इसको समझ नहीं आ रही कि क्या हमने स्ट्रगल देखा और ये क्या देखने जा रहा है, इसको पता नहीं चल रहा। अगर यहाँ तुम बीटेक में अच्छे आईआईटी में या एनआईटी में चले गए तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, वो अपने आप लेके जाएंगे। प्लेसमेंट वहां से बैठे बैठाए होगी, 15-20 लाख का स्टार्टिंग पैकेज लगेगा मिनिमम, आगे तुम जितना मर्जी ग्रो कर लो। लेकिन अगर तुम यहाँ डोल गए, अगर तुम्हारी प्रायोरिटी चेंज हो गई, तुमने ये चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगा बेटा स्ट्रगल। कॉलेज में जाओगे, आगे खुद कंपनीज में कभी वहां इंटरव्यू है, कभी वहां इंटरव्यू है, कोई नहीं पहचानता, कोई जॉब नहीं लग रही, तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं स्ट्रगल। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि एंजॉय नहीं करो, तुम्हारा लाइफ टाइम है ये, है ना, गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का, आगे नहीं आता, फ्रेंड्स हैं, मस्ती है, सारा कुछ है, लेकिन बैलेंस बना के। साथ साथ ये हो कि क्लास में जितना पढ़ लिया, घर पे जाके एटलीस्ट रिवाइज कर दें, ये साथ साथ चलता रहे, फिर तुम कामयाब हो। दोनों ही मैं तो कहता हूँ एट लॉस हैं। अगर ये एंजॉय नहीं कर रहे, वो भी लॉस है, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, फ्रीडम जो है तुम्हारी। लेकिन बैलेंस बना के चलो, है ना। तो बैलेंस बना के जो चलेगा वो आगे कामयाब हो जाएगा। नहीं तुम्हें जो मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल खड़ा हूँ, मेरे साथ हम एमएससी में अकेला थोड़ी ना निकला था, बहुत निकले थे। कुछ एक हैं जो अभी भी प्राइवेट जॉब में हैं, कुछ एक हैं ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब लग गई, और गवर्नमेंट में कहीं दूर गांव में जाना पड़ता है 20-50 किलोमीटर, तब जाके गवर्नमेंट 40-50 हज़ार देती है, वो भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमें हमारे पास आते हैं पेरेंट्स, पता चलता है। तो एक्सप्लॉयटेशन है बेटा हमारी कंट्री में, और इस एक्सप्लॉयटेशन से बचने का ये एक बेस्ट वे है, ये टाइम तुम्हारा। ये टाइम अगर तुम सही से यूटिलाइज कर गए, बीटेक अच्छी जगह कर लीजिए, एमबीबीएस में चले गए, तो तुम्हारी लाइफ इजीली करने वाली है अगर तुम इंडिया में रहना चाहते हो। अगर यहाँ तुम लूज कर गए, एक चांस गया, फिर नहीं, फिर सारी उम्र स्ट्रगल है। हमारा तो कोई किस्मत अच्छी थी, मान के चलते हैं, नहीं तो पढ़ाने वाले और भी बहुत हैं, कौन सा किसी को कम आता है, एमएससी तो बथेरे हैं। ये तो एक लक फैक्टर होता है, चांस फैक्टर रह जाता है कि कोई आ गया कोई नहीं, है ना। अदरवाइज स्ट्रगल है बेटा, धक्के हैं, कोई अच्छा जॉब नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो, एंजॉय करो, कोई इशू नहीं है, फ्रेंड्स के साथ करो, जहां मर्जी घूमो फिरो, लेकिन क्लास में आगे 3-4 घंटे तो क्लास है मेरे ख्याल में आपकी, ज्यादा तो नहीं है। नॉन मेडिकल वालों की 3 घंटे है, मेडिकल की 4 घंटे है। वो क्लास में सिंसियरली पढ़ लोगे, ये सत्संग वाली बात होती है कि सत्संग हो रहा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा सुना ही जाएगा, अगर ध्यान से सुनेंगे। वो कुछ ना कुछ अच्छा सुना गया, वो काम आ गया। कहीं याद रहेगी बात रेट और डिफ्यूजन वाली, है ना, कि किचन में खड़ के बेडरूम में स्मेल आती थी, तो रेट और डिफ्यूजन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ गया कहीं रेट का, तो कामयाब हो गए, है ना। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजों से फर्क पड़ जाता है। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन देखना इसका, प्रेशर का कैसे क्वेश्चन आता है। हमारे पास मीथेन का डिफ्यूजन हो रहा है,
100 ml of methane diffuse out in 10 seconds, what volume of helium will diffuse out in same time if pressure of helium is 2 times methane? तो प्रेशर भी दे दिया, प्रेशर ऑफ हीलियम कितना है? 2 टाइम है मीथेन, डबल है बेटा प्रेशर। तो पहले वॉल्यूम दिया हुआ है, डिसाइड करें कौन सा फॉर्मूला अच्छा लग रहा है। V वाला, तो V2 T1 V1 T2 इज इक्वल टू M1 बाय M2, ये तो भरना ही है, लेकिन P बताओ ऊपर कौन सा आएगा? P 2, V से देख के करना है ना, और P1, T को नहीं देखना, याद रहे, V को, N को या T को देखना है। ये बन गया। अब तुम एक डिसाइड करो भी 2 किसे लें और 1 किसे लें। हीलियम को क्या ले रहे हो? 1, चलो मीथेन के लिए 2, सारे ऐसे ही भरो, फिर हीलियम को 1 भरो, मीथेन को 2 भरो, आपका आंसर आ जाए। कितना? 400। V2 हमें दिया हुआ है, अभी देखो मीथेन का 100 लिख रहा हूं मैं। V1 हमें पता करना है, X है। T1 चेक करो, T1 किसका है? मीथेन का। 10 10 है, काट दें। P2 कितना भरोगे मीथेन के लिए? 2 4 मीथेन, प्रेशर ऑफ हीलियम इज 2 टाइम, तो फिर इसका 1 भर देते हैं, इसका कितना भर देते हैं? 2। चेक करना सही है। प्रेशर ऑफ हीलियम इज 2 टाइम, ठीक है, 1 मैंने हीलियम को माना तो इसका 2, इसका 1। 1 के लिए हीलियम, हीलियम के लिए 4, इसके लिए 6। चेक करो सारी वैल्यू सही से भरी है, सही से भरी है। अब इसमें वैल्यूज भर देते हैं। 100 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय 2, 4 बाय 16, 1 बाय 2, x इज इक्वल टू 400। तो एक प्रेशर का रोल आ जाता है ऐसे। हो जाएगा बेटा। तो आज इतना पढ़ गया, वो बेसिक हमने कर लिया, कल इसके कुछ क्वेश्चन और करके देखेंगे, ठीक है, इतना पढ़